हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किरोशन नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है किरोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और जैसा आप सबको पता है, हमने शुरू की है पेज सीरीज, जिसके अंदर जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट या फिर सीसीआरयूएम या फिर एसवीआईएमएस यानी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही खास होने वाली है पेज सीरीज, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो आज हम क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले कुछ चीजें आपको बता दूं। सबसे पहला तो जो जो बच्चे जो आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट क्रैश कोर्स, जिसके अंदर डेली उनको लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, एमसीक्यू बेस्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी। ओके, और पूरा एग्जाम पैटर्न या एग्जाम फोकस्ड पूरा प्रिपरेशन रहेगी। और ये सब चीजें मिलेगी ऑनलाइन ओनली 4999 के अंदर। और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी वो 12 मंथ यानी 12 महीने की रहेगी। इसके अलावा जो बच्चे जो ऑलरेडी आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर चुके हैं और वो चाहते हैं कि सर हमें सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो उन बच्चों के लिए हम लेकर टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 25 से ज्यादा 25 मॉडल पेपर। इसके साथ साथ जो 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे, इनकी जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलिंगुअल रहेगी। और ये सिर्फ मिलेगा आपको ओनली एंड ओनली 599 सिर्फ और सिर्फ 599 के अंदर। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने। तो सबसे पहला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको इस सवाल का जवाब देने से आइडिया लग चुका होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आ सकते हैं या उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की। तो सबसे पहला सवाल, जब एक किडनी, जब अपनी बॉडी की बात करें तो कितनी किडनी होती है, सबको पता है ना, 2 किडनी होती है। तो उनमें से एक किडनी है वो डेवलप नहीं हो पाती, जबकि जो दूसरी किडनी होती है वो डेवलप हो जाती है विथ नॉर्मल साइज, पोजीशन एंड फंक्शन। तो इस कंजेनाइटल डिजीज को क्या कहेंगे? ओके, अपने बॉडी के आप सबको पता है कितनी किडनी होती है, 2 किडनीज होती है। और जब एक किडनी डेवलप नहीं होती और दूसरी किडनी वो डेवलप हो जाती है, कभी कभी थोड़ी सी ज्यादा डेवलप लार्ज साइज हो जाती है, क्योंकि एक किडनी है नहीं, तो एक किडनी के ऊपर ही पूरा सर्वाइव करना होता है। तो इस कंजेनाइटल डिजीज को क्या कहते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन फिमोसिस, ऑप्शन बी हॉर्स शू किडनी, ऑप्शन सी रीनल डिस्प्लेसिया एंड ऑप्शन डी रीनल अजेनेसिस। ओके, तो सबको पता है कि अगर जो किडनी होती है, ओके, दोनों किडनी, तो दोनों किडनी एक साथ पहले डेवलप होते हैं किसी कंजेनिटल डिजीज के कारण। ओके, तो एक किडनी डेवलप हो जाती है, दूसरी किडनी डेवलप नहीं हो जाती या नहीं हो पाती, उस डिजीज उस कंडीशन में क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं रीनल एजेनेसिस। ओके, क्या कहते हैं? रीनल एजेनेसिस, जिसका मतलब ये होता है कि एक किडनी तो क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ओके, वन किडनी डेवलप, बट दूसरी जो किडनी होती है वो डेवलप नहीं होती। ओके, दूसरी किडनी क्या होती है, डेवलप नहीं होती। तो एक किडनी डेवलप होती है, दूसरी किडनी डेवलप नहीं, उस कंडीशन क्या कहते हैं? रीनल जेनेसिस कहते हैं। अब अगर बात करें हॉर्स शू किडनी क्या होता है, हॉर्स शू किडनी का मतलब ये तो हॉर्स का, जैसे आपको देखा होगा हॉर्स शू, ठीक है, कैसा होता है वो? कुछ इस तरीके का होता है। ओके, कुछ इस तरीके का होता है। तो हॉर्स शू की अगर बात करें, तो हॉर्स शू किडनी के अंदर क्या होता है, जो किडनी का जो अपर लोब है वो तो सेपरेट होता है, बट जो लोअर लोब होता है वो क्या होता है, वो जुड़ा हुआ होता है। लोअर लोब क्या होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हॉर्स शू किडनी कहते हैं। और रीनल डिस्प्लेसिया का मतलब क्या होता है? रीनल डिस्प्लेसिया का मतलब होता है टिश्यूज होते हैं प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाते, टिश्यू, ओके, नॉट डेवलप। बट यहाँ पे किडनीज क्या होती है, दोनों किडनीज प्रेजेंट होती है, बट इस सिचुएशन के रीनल एजेनेसिस के अंदर एक किडनी प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन कंजेनिटल डिजीज होती है, जिसको हम रीनल एजेनेसिस कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा, द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय, द मिनिमम ड्यूरेशन रिक्वायर्ड बाय 5% सेवलॉन टू डिसइंफेक्ट द ग्लासवेयर आइटम्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है, तो जो 5% सेवलॉन है, ओके, जो ग्लासवेयर के आर्टिकल्स होते हैं उनको 5% सेवलॉन के अंदर कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए रखना चाहिए, जिससे वो जो आर्टिकल्स है वो प्रॉपर्ली क्या हो, डिसइंफेक्ट हो? तो उसके लिए ऑप्शन है 10 मिनट, 9 मिनट, 5 मिनट या 7 मिनट। कितने मिनट रखना चाहिए, कितने मिनट कम से कम जो ग्लासवेयर जो आर्टिकल्स होते हैं उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए 5% सेवलॉन के मिनिमम 10 मिनट्स, कितना मिनिमम 10% रखना चाहिए। 10% से कम रखोगे तो ये इफेक्टिव नहीं होगा। तो मिनिमम मिनिमम कितना, 10 मिनट। 10 मिनट तक जो सेवलॉन 5% है उसके अंदर ग्लासवेयर डिसइंफेक्टेड उसके अंदर रहने चाहिए। क्लियर है? सो 10 मिनट विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल,
which reproductive option should be informed to the parents in pediatric genetic counseling session for helping future decision making। यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्टिव ऑप्शन है जो पेरेंट्स को बताना चाहिए, कहाँ पे, पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसिल सेशन के दौरान, ताकि वो अपने भविष्य के में किसी भी तरह की कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो तो वहां पे उनकी हेल्प करे। तो ऑप्शन ए प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, ऑप्शन बी जीनोम सीक्वेंसिंग स्टडी, ऑप्शन सी क्रोमोसोम माइक्रो एरे एनालिसिस एंड ऑप्शन डी टारगेटेड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग। यहाँ पे अगर हम बात करें, जो भी पेरेंट्स होते हैं अपने रिप्रोडक्टिव, अगर हम बात करें या फिर पीडियाट्रिक जेनेटिक काउंसलिंग आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको किस चीज के बारे में बताना चाहिए ताकि उनको फ्यूचर में डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। तो उनको एक चीज के बारे में बहुत ही अच्छे से बताना चाहिए, किस चीज के बारे में, जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में। जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में उनको बहुत ही अच्छे से बताना चाहिए किस, ओके। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, इसके बारे में उन पेरेंट्स को पता होना चाहिए ताकि कौन कौन सी फ्यूचर में डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है, किन को अवॉइड किया जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग करने में उनको क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टेस्ट employed to check the purity of the butter through the estimation of volatile fatty acid। बटर, ओके, बटर का यूज करते हैं ना। तो बटर की अगर हम बात करें, बटर की जो प्योरिटी होती है, उसकी जो शुद्धता होती है, उसको चेक करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? ऑप्शन ए एसिड नंबर, ऑप्शन डी बी आयोडीन नंबर, ऑप्शन सी रिचर्ड मिसल नंबर, ऑप्शन डी सेपोटोनिफिकेशन नंबर। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो बटर होता है, बटर की अगर बात करें तो एस्टिमेशन ऑफ वॉलेटाइल फैटी एसिड, तो इसको चेक करने के लिए क्या यूज किया जाता है? इसको चेक करने के लिए रिचर्ड मिसल नंबर, रिचर्ड मिसल नंबर का यूज किया जाता है। ओके, रिचर्ड मिसल नंबर, इसका यूज किया जाता है फॉर द चेक द प्योरिटी ऑफ द बटर। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। आप सबने जब लैब के अंदर आप गए होंगे, माइक्रोबायोलॉजी लैब के अंदर गए होंगे, तो वहां पे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ओके, उसको सबसे पहले किसने डेवलप किया था? हु फर्स्ट डेवलप द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? ऑप्शन ए रस्का एंड क्लॉन इन 1931, मे एंड ग्रोनवाल्ड 1902, रॉबर्ट फ्यूल्जन 1955 एंड विलियम लिस्मैन 1926। तो किसने सबसे पहला, ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डेवलप किया था? ओके, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसके लिए यूज किया जाता है? ठीक है, जो बैक्टीरिया है या फिर अगर हम बात करें जो माइक्रोब्स होते हैं उनको देखने के लिए, ओके, उनकी साइज है, उनका अगर बात करें उनका शेप कैसा है, इस चीज को चेक करने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये डेवलप किसने किया था? ये डेवलप किया था रुस्का एंड नॉल। ओके, रुस्का एंड नॉल, इन्होंने डेवलप किया था। कब किया था? 1931। कब किया था? 1931 के अंदर इन्होंने पहला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया था। ओके, रुस्का एंड नॉल इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हेन ए पेशेंट्स कैंसर इज क्लासिफाइड एज T1N0M0, ये आप ध्यान रखना, क्या है? T1M0 and N0। तो व्हाट डज इट इंडिकेट? तो यहां पे जो T, N और M, ओके, T, N और M ये किस चीज को इंडिकेट करते हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन, लार्ज प्राइमरी ट्यूमर विथ एक्सटेंसिव लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट इन मेटास्टेसिस, ऑप्शन बी स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस, ऑप्शन सी नो प्राइमरी ट्यूमर बट पॉजिटिव लिम्फ नोड्स एंड मेटास्टेसिस, and option D small primary tumor with extensive lymph node involvement but no metastasis। तो यहां पे अगर हम बात करें, तीन चीजें हैं, T N M N, ओके, T N M M। तो T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है ट्यूमर। ओके, T का मतलब क्या होता है? T का मतलब होता है ट्यूमर। क्लियर है? और M की N की अगर हम बात करें, ओके, N की अगर हम बात करें, एन का मतलब क्या होता है? लिम्फ नोड। क्या होता है? लिम्फ नोड। और एम का मतलब क्या है? मेटास्टेसिस।
ओके, तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है T1 N0 एंड M0। तो 1 का मतलब क्या होता है कि वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। ओके, प्रेजेंट है। T1 मतलब क्या है, T1 का मतलब क्या है कि प्राइमरी ट्यूमर वहां पे क्या है, प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नो आया, मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ पे बाकी भी अगर हम बात करें तो N क्या है, 0 है, और M0 मेटास्टेसिस और साथ साथ में लिम्फ नोड दोनों ही प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे मेटास्टेसिस ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी, स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे T1, T मतलब ट्यूमर, 1 मतलब कि प्रेजेंट है, अगर 0 होता तो प्रेजेंट नहीं होता। N का मतलब लिम्फ नोड। ओके, तो लिम्फ नोड क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ओके, या इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और M का मतलब मेटास्टेसिस मतलब नो या फिर 0। तो यहाँ पे ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो पेशेंट की अगर बात कैंसर को क्लासिफाइड किया गया T, N और M, T1 N0 और M0, तो राइट ऑप्शन विल बी द सेकंड, स्मॉल प्राइमरी ट्यूमर विथ नो लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट एंड नो मेटास्टेसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग क्राइसिस इंटरवेंशन, जब कोई क्राइसिस आता है। ओके, क्राइसिस का मतलब आप सबको पता है, क्राइसिस का मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन जिसमें पर्सन हैंडल नहीं कर पाता खुद को, या फिर ऐसी कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता। ओके, तो क्राइसिस उसको हम कहते हैं, और जिससे क्या होता है, जान माल का खतरा भी होता है। ठीक है, तो क्राइसिस की अगर बात करो तो उस टाइम पे जो साइकेट्रिक नर्स है, द साइकेट्रिक नर्स इज रेस्पॉन्सिबल। को साइकेट्रिक नर्स किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्शन ए कि जो ट्रांसफरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अदर स्टाफ, जो भी उसके पास जो जिम्मेदारी है वो दूसरे स्टाफ को दे देना। दूसरा, इमीडिएटली सीडेटिंग द पेशेंट। अगर हम बात करें साइकेट्रिक नर्स की बात, क्राइसिस का मतलब कि अचानक से पेशेंट हाइपर हो गया या फिर कोई क्राइसिस वहां पे अराइज हो गया, तो वहां पे उस सिचुएशन में जो साइकेट्रिक नर्स क्या करेगी, पहला ऑप्शन क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देना। ऑप्शन बी, पेशेंट को सिडेटिव दे देना। ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग इमीडिएट सपोर्ट एंड डी एस्केलेटेड टेक्निक्स। एंड ऑप्शन डी, अवॉइड डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द पेशेंट। तो यहाँ पे सबसे सही जवाब क्या रहेगा, आप सबको पता है क्या रहेगा, ऑप्शन सी, कि यहाँ पे इमीडिएटली हमें क्या प्रोवाइड करना है, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और डी एस्केलेशन, जैसे अगर बात करें कोई पेशेंट है अचानक से कोई डेथ वगैरह हो जाती है, फिर इन जनरल कोई क्लाइंट है या कोई पर्सन है उसके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाती है, एक उसके लिए क्राइसिस सिचुएशन है, तो वहां पे उसकी हेल्प करनी है, ताकि इमीडिएटली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना और डी एस्केलेशन करने में उसको क्या करनी है, मदद करनी है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, बाकी सारे आंसर रॉन्ग है। ठीक है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं देनी है, नहीं पेशेंट को सेडेटिव्स प्रोवाइड करने हैं, और ऐसा भी नहीं कि पेशेंट से डायरेक्ट इंटरेक्शन भी नहीं करना है, आपको उसको क्या करना है, उसको इमीडिएटली सपोर्ट प्रोवाइड करना है। चलिए क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ओके, containing the drug to mask the bitter taste of the drug is called, ओके, एक सॉल्यूशन जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में के अंदर है और उसके अंदर शुगर मिक्स की जाती है। ओके, शुगर मिक्स की जाती है लगभग 60 to 65%। ओके, 60 to 65% शुगर मिक्स की जाती है। क्यों मिक्स की जाती है, ताकि वो जो दवाई है उसका जो एकदम बात करें जो कड़वा या फिर कड़वा टेस्ट होता है, ठीक है, जो बिटर टेस्ट होता है उसको क्या किया जा सके, उसको सप्रेस किया जा सके। तो उस को हम उस ड्रग को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए सस्पेंशन, ऑप्शन बी सिरप, ऑप्शन सी मिक्सचर एंड ऑप्शन डी विल बी द इमल्सन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी दवाई आती है जिनका टेस्ट क्या होता है, बहुत ही एकदम बात करें तो बिटर टेस्ट होता है। उस चीज को सप्रेस करने के लिए उनके अंदर क्या ऐड की जाती है, उनके अंदर ऐड की जाती है शुगर, ताकि उसका टेस्ट क्या हो, मीठा हो। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सिरप। क्या कहते हैं उसको, उसको हम कहेंगे सिरप। क्लियर है, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सस्पेंशन की अगर हम बात करें, सस्पेंशन के अंदर क्या होते हैं, सस्पेंशन के अंदर ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। ओके, क्या होता है, ड्रग पार्टिकल्स होते हैं। ओके, ड्रग पार्टिकल्स होते हैं, तो इसलिए उसको क्या किया जाता है, पहले मिक्स किया जाता है, हिलाया जाता है, उसके बाद ये सस्पेंशन पिलाई जाती है। ठीक है, और मिक्सचर की अगर हम बात करें तो दो अलग अलग मिक्सचर हो सकते हैं। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर दो अलग अलग मिक्सचर हो सकते हैं।
ओके, या फिर अगर बात करें 2 लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं या फिर 2 अलग अलग कोई फॉर्म में भी हो सकते हैं। और इमल्शन की अगर बात, इमल्शन का मतलब जैसे ऑयल प्लस वाटर, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे इमल्सन। क्लियर। तो सिरप क्या होता है, सिरप जिसके अंदर शुगर को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, ताकि उसका टेस्ट क्या हो, अच्छा टेस्ट हो, ताकि बच्चे दवाई आराम से पिए, कोई भी व्यक्ति आराम से दवाई पिए। क्लियर। तो उसको हम क्या कहेंगे, शुगर, सॉरी उसको हम कहेंगे सिरप। सस्पेंशन क्या होता है, जिसके अंदर ड्रग के पार्टिकल्स होते हैं, और अगर बात करें तो उसको यूज करने से पहले अच्छे से शेक किया जाता है, उसके बाद उसको पिलाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू इन द बॉडी, बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू कौन सा होता है। ओके, ऑप्शन ए एरियोलर, ऑप्शन बी ओशियस, ऑप्शन सी रेटिकुलर एंड ऑप्शन डी इज एडिपोज। कौन से टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू होता है बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या क्या इसका आंसर ऑप्शन है एरियोलर, ओशियस, रेटिकुलर एंड एडिपोज। विच विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो काफी सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, बट सबसे सही अगर हम बात करें तो द राइट आंसर विल बी द एरियोलार। ओके, जो एरियोलार होता है ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है। ओके, और इसकी अगर बात की उसको हम क्या कहते हैं, बोन टिश्यू कहते हैं। ओके ओके, और एडिपोज है जिसके अंदर किसका, फैट का डिपोजिशन होता है। ओके, फैट डिपोजिशन होता है। तो एरियोलर जो टिश्यूज होते हैं कनेक्टिव टिश्यू टाइप के होता है, जो पूरी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट वाइडली पाए जाते हैं, तो एरियोलर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ सैम्पलिंग will be applicable when the population consists of unit rather than individual। ओके, जब अगर हम बात करें कोई आप सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो सैंपल कलेक्ट कर रहे होते हैं तो वहां पे कौन से टाइप की सैंपलिंग टेक्निक सबसे बेस्ट रहती है, जब पॉपुलेशन को नंबर्स की जगह हम क्या मान रहे हैं, उनको यूनिट मान रहे हैं। जैसे यूनिट इंडिविजुअल हो सकते हैं या फिर फैमिली के ऊपर हो सकते हैं, उनको नंबर नहीं, उनको यूनिट कहा जाता है। तो उस टाइम पे सबसे बेस्ट कौन सी सैंपलिंग टेक्निक है, वो सबसे ज्यादा बेस्ट एप्लीकेबल रहेगी। ऑप्शन ए कन्वीनियंट, ऑप्शन बी सिंपल रैंडम, ऑप्शन सी कोटा एंड ऑप्शन डी इज मल्टी स्टेज। जब भी कोई आप एक चीज आप अच्छे से याद रखना, गांठ बांध लेना, जब की भी कोई भी स्टडी होती है, सैम्पलिंग टेक्निक होती है, वो अगर अलग यूनिट्स के ऊपर है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मल्टी स्टेज, कौन सी मल्टी स्टेज टेक्निक आपको यूज करनी होती है। अलग अलग लेवल के ऊपर, अलग अलग लेवल पे आपको क्या की जानी चाहिए, टेक्निक यूज की जानी सैम्पलिंग के लिए। ओके, ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, कब, जब सैम्पलिंग क्या हो, अलग अलग स्टेजेस में हो या फिर अलग अलग यूनिट्स के अंदर हो। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें नंबर्स के अंदर हो, तो कन्वीनियंट आप यूज कर सकते हैं। कन्वीनियंट अगर बात करें तो मोस्ट बायस्ड होती है। क्या होती है, मोस्ट बायस्ड, मतलब अपने हिसाब से आपने चूज कर लिया, जो भी सैंपल जो आपको चूज करना, तो आपने अपने हिसाब से चूज कर लिया, वो क्या हो गया, आपने अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से चूज कर। सिंपल रैंडम होता है कि सिंपली आपने किसी पॉपुलेशन से, जो पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन अगर बात करें होमोजेनस है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं। ओके, या कोटा, आपने पर्टिकुलर कोटा सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे जो सबसे राइट ऑप्शन क्या है, मल्टी स्टेज विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which hormone is responsible for dilation of the cervix in first stage of labor। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जो लेबर के टाइम पे सर्विक्स होता है उसको डायलेट करने में कौन सा हार्मोन है, ओके वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन ए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी इज एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है, जो सर्विक्स को क्या करता है, डायलेट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो आप सबको पता होगा टेस्टोस्टेरोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पाया जाता है, जो मोस्टली मेल के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे सर्विक्स को डायलेट करने में ईस्ट्रोजन, ओके ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, जो मोस्टली अगर बात करें जो सर्विक्स होता है उसको डायलेट करने में मदद करता है, ताकि बच्चे की डिलीवरी क्या हो, स्मूथली हो। ओके, estrogen will be the hormone that is responsible for the dilation of the cervix। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंक्रीज्ड गैप जंक्शन इन द मायोमेट्रियम कंट्रीब्यूट टू। ओके, जो मायोमेट्रियम की बात करें, जो गैप का जो जंक्शन है,
ओके, गैप जंक्शन अगर इंक्रीज होता है तो मायोमेट्री में कंट्रीब्यूट टू द ऑप्शन ए सिंक्रोनाइज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी सर्वाइकल रिजिडिटी, ऑप्शन सी प्रोलॉन्ग्ड लेबर एंड ऑप्शन डी डिक्रीज्ड यूट्राइन सेंसिटिविटी टू द ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो गैप जंक्शन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है इन मायोमेट्री। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, इससे बेनिफिट होता है सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड और एक तरीके से बात कोऑर्डिनेटेड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें बेनिफिट मिलता है बच्चा आराम से डिलीवरी होने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which route of exposure present the highest risk for nurses handling chemotherapy drug? जो भी पेशेंट्स होते हैं जिनको क्या हो रखा है, जिनको कैंसर हो रखा है, तो उनके लिए क्या थेरेपी चलती है, उनके लिए कीमोथेरेपी चलती है। तो कीमोथेरेपी प्रोवाइड करते टाइम जो भी नर्सेस है उनको हैंडल कर रही है, तो कौन से टाइप का अगर हम बात करें तो रिस्क है या एक्सपोजर सबसे ज्यादा उनको होने की संभावना होती है, द हाईएस्ट रिस्क फॉर नर्सेस? तो ऑप्शन ए इंजेक्शन, ऑप्शन बी म्यूकस मेम्ब्रेन कांटेक्ट, ऑप्शन सी इंजेक्शन एंड ऑप्शन डी इनहेलेशन ऑफ एरोसोल्स एंड डर्मल एब्जॉर्प्शन। तो आप सबको पता होगा कीमोथेरेपी के जो पेशेंट्स होते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस उसमें क्या होते हैं कि जब उनको आप कीमो चढ़ाते हैं तो जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, जो एरोसोल्स होते हैं, वो क्या होता है, इनहेल हो सकते हैं, साथ साथ में थर्मल उनका एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है जब वो स्किन के कांटेक्ट में आते। तो इस सिचुएशन इस कारण से क्या हो सकता है, इस कारण से उनमें कैंसर, ओके, कैंसर होने के चांसेस होते हैं ऐसे नर्सेस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए जो कीमोथेरेपी जब पेशेंट को ट्रीट करते हैं तो उस टाइम पे क्या करते हैं, डबल ग्लव्स, क्या करते हैं, डबल ग्लव्स का यूज किया जाता है। ओके, डबल ग्लव्स, मास्क और प्रॉपर्ली पीपीई किट का यूज किया जाता है फॉर द कीमोथेरेपी। तो ऑप्शन डी इनहेलेशन ऑफ द एरोसोल एंड थर्मल एब्जॉर्प्शन, ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क होता है जब भी आप कीमोथेरेपी ड्रग्स को आप हैंडल करते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए आपको, डबल ग्लव्स का यूज करना है, मास्क का यूज करना है, प्रॉपर पीपीई किट का यूज करना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor is most important when establishing disciplinary policies in a nursing institution? जब भी कोई भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, कोई नर्सिंग कॉलेज है, तो वहां पे क्या कर रहे हैं, आपको डिसिप्लिनरी पॉलिसीज वहां पे एस्टैब्लिशिंग करनी है, वहां पे अनुशासन, मतलब अगर बात करें पॉलिसीज आपको वहां पे स्थापित करनी है। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर ज्यादा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो पहला ऑप्शन ए क्रिएटिंग मैक्सिमम पेनल्टी, सबसे ज्यादा पेनल्टीज लगाना। ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट को पेनल्टीज लगाना, जो थोड़ा सा भी कुछ भी गलती की तो सीधा फाइन। सेकेंड ऑप्शन बी एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, लगातार कंसिस्टेंसी और फेयरनेस के साथ मेहनत करना। ऑप्शन सी मेकिंग द रूल्स एज स्ट्रिक्ट एज पॉसिबल, नियम को इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाना जितना पॉसिबल है। ओके, ऑप्शन डी मिनिमाइजिंग पेपर वर्क फॉर द फैकल्टी, जो फैकल्टी वहां पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए पेपर वर्क को क्या करना, मिनिमाइज करना। यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग ऑप्शन है, बट अगर आप कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहां पे आप डिसिप्लिन को अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो किसी तरीके की जोर जबरदस्ती ऐसे या फिर प्रेशर के थ्रू या पेनल्टी के थ्रू ये कभी नहीं पॉसिबल है। ओके, पेनल्टी के थ्रू या फिर किसी जगह जोर जबरदस्ती करके आप डिसिप्लिन कभी मेंटेन नहीं कर सकते। उसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा तरीका वो तरीका रहता है कि आप उस डिसिप्लिन के लिए आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हो वो कैसे हो, वो कंसिस्टेंट हो। कैसे हो, कंसिस्टेंट। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो अभी आरआरबी के लिए, तो आपकी मेहनत परिणाम कब लेके आएगी, जब आपकी एक तैयारी कैसी होगी, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार। तो कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस, एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस। ओके, जब सारी चीजें क्या होगी, एकदम साफ होगी, कोई भी आप फैसला, कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो फेयर है, ट्रांसपेरेंट है, और आप कंसिस्टेंसी के साथ ना डिसिप्लिनरी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए आप एफर्ट्स लगाते तो डेफिनेटली वो सबसे अच्छे से एस्टैब्लिश होती है। ओके, तो ऑप्शन बी एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड फेयरनेस विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, द माइक्रोब्स दैट कैन ग्रो एट पीएच बिलो 5। आप सबको पता होगा कि ऐसे माइक्रोब जो 5 से कम की पीएच है, ओके, जब पीएच कितनी है, 5 से कम है, तो उस केसेस के अंदर भी वो क्या हो रहे हैं, वो उस केसेस के अंदर भी ग्रो हो रहे हैं।
ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हेलोफिलीज, ऑप्शन बी एसिडोफिलीज, ऑप्शन सी मीजोफिलीज एंड ऑप्शन डी इज एल्कीफिलीज। ओके, एल्केलीफिलीज। तो यहाँ पे पीएच आप सबको पता होगा, पीएच 7 एक मार्क होता है। ओके, 7 से अगर हम बात के बिलो जाएंगे तो क्या आएगा? वो आएगा एसिडिक। ओके, और 7 से अब हो जाएगा तो एल्केलाइन। तो यहाँ पे जब 5 से कम, यानी कि जब माइक्रोब्स की अगर बात करें तो जो माइक्रोब्स होते हैं 5 से कम पीएच के ऊपर अगर जैसे वो ग्रो हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? ओके, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? एसिडिक, 5 से कम है तो सीधा सा आंसर क्या आएगा? एसिडोफिलिस। ओके, बहुत ही आसान है कि जब 5 से कम पीएच है उस केसेस में भी माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे एसिडोफिलिस। क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बात करें जो बच्चे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, तो मैं उनको फिर से एक और बता दूं कि जो बच्चे अभी जीरो से शुरुआत कर रहे हैं, उन्होंने तैयारी कर ली है शुरू, बट उसको और एक धार देना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए लेके आए आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट टेस्ट सीरीज और साथ साथ और कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ साथ में आपको एमसीक्यूज और पूरी एग्जाम फोकस्ड क्लासेस मिलेगी। और ये सब चीजें आपको मिलेगी ओनली 4999 के अंदर, और उसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। अपार्ट फ्रॉम इट जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर लिया, उससे फिर उनको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो टेस्ट सीरीज आप सभी को मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको 25 मॉडल पेपर, 10 आरआरबी के ओल्ड मॉडल पेपर, और ये सब जो आपको मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, और उसकी प्राइस रहेगी ओनली 599। तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो फटाफट से इस नंबर दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर हमने कुछ एमसीक्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। ऐसे आगे और क्लासेस के लिए जुड़े रहिए किरोशन नर्सिंग क्लासेस में। तो थैंक यू सो मच।